Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thanks Pallavi for requesting this interesting topic from strategic management. One of the, just like BCG matrix and Anshoff matrix and SWOT analysis, we have another matrix which is very popular matrix in strategic management or corporate strategy, and that is called GE 9-cell matrix. So let us begin this topic. So let's talk about the objective of this matrix first. Most of the companies deal with multiple products और business units. बहुत सारी companies, in fact maximum जो MNCs होती हैं हमारी multinational companies, they have multiple products. वो बहुत सारे products बनाती है, एक ही product वो नहीं बनाती, या उनके बहुत सारे business units होते हैं. For example अगर उनकी home country US में है तो वो इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं, चाइना में भी ऑपरेट करते हैं, जर्मनी में भी ऑपरेट करते हैं, and all these locations act as their business units. तो इस तरह से बिजनेस यूनिट्स भी उनके बहुत सारे होते हैं. एंड इट इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर दीज कंपनी टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट टू मेक प्रॉफिट्स. अब ऑब्वियस ही बात है, जब अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप एक्स भी बना रहे हैं, वाई भी बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन हो जाता है लेना कि हम एक्स में इन्वेस्ट करें, हम वाई में इन्वेस्ट करें या हम जेड में इन्वेस्ट करें. कौन सा प्रोडक्ट मुझे कितना बेनिफिट देगा, कितनी प्रॉफिट्स देगा, वो हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट नहीं कर पाते. द सेम गोज विद बिजनेस यूनिट्स ऑल्सो. हम कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करें जहां से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. सो दिस इज वन ऑफ द डिसीजंस for which every company face the difficulty. It is a strategic tool. So GE 9-cell matrix is a strategic tool that offers a systematic approach to prioritize organization's investment among its business units or products. तो एक सिंपल सा ये टूल है. तो GE 9-cell matrix क्या है? इट्स अ टूल जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको ये बताता है कि आपको कौन से बिजनेस यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बिजनेस यूनिट में अब और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से बिजनेस यूनिट में आपको अपने पैसे को होल्ड करना चाहिए, और इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं. सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट्स. आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट टू इन्वेस्ट. दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ GE 9-cell मैट्रिक्स इज. सो लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रीफ हिस्ट्री. थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि कहां से ये मैट्रिक्स ओरिजिनेट हुआ. So 1970s General Electric was managing a huge and complex portfolio of unrelated products. तो General Electric जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है, 1970s में वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही थी, वो भी अनरिलेटेड बिजनेस में. अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स का मतलब यहां पर क्या है, जैसे टाटा है, टाटा एक टाइम पे कार भी बनाती है, एक टाइम पे सॉल्ट भी बनाती है, एक टाइम पे एसीज भी बनाती है. तो कहीं ना कहीं आप अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हो. सिमिलरली जनरल इलेक्ट्रिक भी उस समय पे 1970s में बहुत सारे अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रही थी. एट द टाइम कंपनी यूजुअली रिलाइड ऑन प्रोजेक्शंस थ्रू फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर मार्केट ग्रोथ और सम अदर फ्यूचर प्रोजेक्शंस टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो उस टाइम पर उस टाइम पे जनरल इलेक्ट्रिक क्या करती थी, आपके फ्यूचर कैश फ्लो या फ्यूचर मार्केट ग्रोथ, इस तरह की चीजों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट्स किया करती थी. मतलब एज सच कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं था उनके पास कि वो कहां इन्वेस्ट करें और कहां इन्वेस्ट नहीं करें. So because of this, General Electric consulted a company called as McKinsey & Company. So it's a consultancy company. इस कंपनी को उन्होंने कंसल्ट किया and they both decided and the result was a 9-box framework was designed. तो finally McKinsey और General Electric ने मिलकर एक टूल तैयार किया and that tool was called as General Electric 9-cell matrix, जो आपको यह बताता था कि कहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहां इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए. So let's talk about the structure of matrix. अब मैट्रिक्स कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो मैट्रिक्स look like this. So on the x axis you have business unit strength and on the y axis you have industry attractiveness. अभी हम इन दोनों एक्सिस के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे. इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं कि ऊपर के जो 3 बॉक्सेस हैं वो ग्रीन में है, विच इंडिकेट्स दैट यहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. 3 जो है वो रेड में है, जो आपको क्लियरली बताते हैं कि यहां पर आपको और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पैसे को निकालने के बारे में सोचें. और जो बीच वाला ये पूरा क्रॉस में आपको नजर आ रहा है, दैट मींस होल्ड करने का मतलब यहां ना अभी इन्वेस्ट करें और ना ही आप यहां से अपने पैसे को निकालें, थोड़ा टाइम वेट करें. और ये किस चीज के बेस पर है, तो ये एक साइड पर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को हाई, मीडियम और लो कैटेगरीज में मेजर कर रहा है. सिमिलरली इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को भी हाई, मीडियम और लो में मेजर कर रहा है. हम इस पर वापस आएंगे और इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फर्स्ट. सो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं. सो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इंडिकेट्स हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर अ कंपनी टू compete इन अ मार्केट और अर्न प्रॉफिट्स. कोई भी इंडस्ट्री क्या होती है जहां पर बहुत सारी कंपनीज सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है, स्मार्टफोन्स एक इंडस्ट्री है. तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब कितनी आसानी से आप उसमें जा सकते हैं और कितनी आसानी से आप वहां प्रॉफिट बना सकते हैं। यह चीज डिटरमाइन करता है आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को। द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज, द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स। तो किसी भी इंडस्ट्री जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में, वो इंडस्ट्री आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाती है। बिकॉज आप कम इन्वेस्टमेंट में अगर ज्यादा पैसा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा और वो अट्रैक्टिव भी है। एनालिस्ट कीप ऑन रिसर्चिंग हाउ अट्रैक्टिव अ इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स। अब जो एनालिस्ट होते हैं किसी भी कंपनी में, वो इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते रहते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री आज के डेट में प्रॉफिट बना रही है। और जहां पर भी जो इंडस्ट्री प्रॉफिट बना रही होती है वहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, बिकॉज यू फाइंड दैट आज नहीं तो कल यहां से प्रॉफिट बनेगा। और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। अभी हम उन कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स डिस्कस द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे आपके क्या है, दैट इज योर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। अब बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ क्या होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग अ बिजनेस यूनिट इज अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर इन एन इंडस्ट्री। अब अगर एक इंडस्ट्री में एक एक्स प्लेयर है, एक वाई प्लेयर है, एक जेड प्लेयर है, तो अगर आप एक्स कंपनी है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एज कंपेयर टू वाई एंड जेड आप कितने स्ट्रांग हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ योर टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ योर कैपेसिटी। इन सारी चीजों पर आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आप अपने राइवलरी से, अपने राइवल कंपनी से कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। इज द बिजनेस यूनिट हैज एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी हो जाता है कि आपको यह भी देखना पड़ता है कि क्या आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस क्या आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी खासियत है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस यूनिट में कोई ऐसी खासियत है जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आपके एम्प्लॉइज के नॉलेज बेस बहुत अच्छा हो सकता है, आपका कल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये सारी आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है। हाउ सस्टेनेबल इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कई बार क्या होता है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है बट वो ऐसी एडवांटेज है जो थोड़े टाइम में कोई और भी कॉपी कर लेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई नई मशीन लेकर आ जाते हैं, वो मशीन ऐसी है जो थोड़े दिन बाद कोई कॉम्पिटिटर भी खरीद कर ले आएगा, तो जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो तो खत्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कितना सस्टेनेबल है। वो सिर्फ आज आपके लिए काम करेगा, वो लंबे समय तक आपका साथ दे सकता है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आपके इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, जबकि जो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है वो ये डिटरमाइन करता है कि एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स आप कितने स्ट्रांग हैं या आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अब कोई जो एनालिस्ट एनालाइज करता है किसी इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को, वो किस बेसिस पे करता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इंडस्ट्री का साइज क्या है। इंडस्ट्री का साइज का मतलब है कोई कोई इंडस्ट्री अभी बहुत छोटी इंडस्ट्री होती है, वहां पर बहुत कम प्लेयर होते हैं, बहुत कम कस्टमर्स होते हैं। कोई कोई इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। सो दैट इज वाई सबसे पहली चीज जो आप डिटरमाइन करते हो कि इंडस्ट्री का साइज क्या है, उसके मार्केट का ग्रोथ का साइज क्या है। सेकंड इज योर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी। आप देखते हो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल से ये डिटरमाइन हो जाता है। आप सारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी एक बार देख लें कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को डिटरमाइन करते हो इन एन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आप वो भी डिटरमाइन करते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में या नहीं बना सकते। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, कंसोलिडेटेड है या फ्रेगमेंटेड है। तो कंसोलिडेटेड वो इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, वेरी फ्यू प्लेयर्स एक मोनोपोली एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं। जैसे कि यू कैन लुक एट द इंडस्ट्री ऑफ प्रोसेसर्स व्हेन वी हैव इंटेल एंड एएमडी ओनली। ऑन द अदर साइड फ्रेगमेंटेड वो इंडस्ट्री होती है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। जैसे कि आप रिटेल सेक्टर को देख लें, हर घर के 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर आपको एक किराने की दुकान मिल जाती है। सो दैट मींस इट्स अ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उस पर्टिकुलर मार्केट में काम कर रहे हैं। देन थर्ड इज द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि इंडस्ट्री कहां पर है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे है, ग्रोथ पे है, शेकआउट पे है, मैच्योरिटी पे है, डिक्लाइन पे है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको भी एक बार जरूर देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक इंडस्ट्री किस पर्टिकुलर लाइफ स्टेज से क्रॉस कर रही है। ऑब्वियसली अगर वो ग्रोथ से क्रॉस कर रही है तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि वहां पर अभी मार्केट में काफी डिमांड राइज कर रहा है, yet that can fetch your profitability. नेक्स्ट इज द डिमांड फ्लक्चुएशन कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डिमांड कैसी है, कंसिस्टेंट है, सीजनल है,
किसी किसी इंडस्ट्री में आपको सीजनल डिमांड देखने को मिलता है, जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम में समर सीजन में बहुत डिमांड होता है, विंटर में कम होता है। सेम गोज विद कॉफी ऑल्सो। लेकिन किसी किसी इंडस्ट्री में बिल्कुल कंसिस्टेंट डिमांड देखने को मिलती है, जैसे सीरियल्स की मार्केट देख लें, पल्सेस हो गए, राइस हो गए, आपके व्हीट हो गया, इन ये चीजें ऐसी है जो एसेंशियल गुड्स का पार्ट है और उसमें हमेशा कंसिस्टेंट डिमांड देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में कि वहां का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल कैसा है, टेक्नोलॉजिकल कैसा है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है। ये सभी इन्वायरमेंट्स को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप ये जान पाएं कि वो इंडस्ट्री हमारे लिए सही है या नहीं है। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले पाएंगे वेदर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल, इज अट्रैक्टिव और नॉट। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। बिजनेस यूनिट के स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स है हमारे पास, तो वो कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट शेयर कंपेयर टू राइवल्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर 100% किसी मार्केट का शेयर है तो उसमें से आपके पास कितना परसेंट है, आप 30% पे हैं, 40 पे हैं, 60 पे हैं, तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिटरमाइन करता है। ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर बाइंग फ्रॉम योर कंपनी, दे आर बाइंग योर प्रोडक्ट्स। किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपके बिजनेस की यूनिट का स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है क्योंकि उसका मार्केट साइज काफी बड़ा है। नेक्स्ट थिंग इज द ब्रांड स्ट्रेंथ। तो आपकी ब्रांड की पावर कितनी है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिसका मार्केट में कंज्यूमर देखते ही बाय कर लेता है, जैसे मैगी हो गया। मैगी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। सिमिलरली यू हैव कोका-कोला, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। सिमिलरली एक टाइम पे नोकिया था, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। एप्पल हो गया, एप्पल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। तो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम होते हैं वो आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं मार्केट में, जो आपको राइवल से वैसे ही ऊपर कर देता है, बिकॉज कस्टमर शोज अ लॉट ऑफ लॉयल्टी फॉर योर प्रोडक्ट। देन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके स्ट्रेंथ को बताता है। कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपकी ब्रांड की वैल्यू अच्छी है और आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कस्टमर डेफिनेटली अपनी लॉयल्टी दिखाता है आपके लिए। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वैल्यू चेन। आपकी वैल्यू चेन एनालिसिस कैसी है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज और आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज कितना कोऑर्डिनेटेड हैं, जो कि आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपकी कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है, आप डिमांड को कितना अच्छा हैंडल कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ क्या है। सो कमिंग बैक टू दिस मैट्रिक्स अगेन, अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे दैट व्हेन यू हैव हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मतलब इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस बहुत हाई है, इंडस्ट्री में मार्केट ग्रोथ आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहां पर बहुत प्रॉफिट बनाया जा सकता है। सो वहां पर अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ भी हाई है तो आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और अट्रैक्टिवनेस भी हाई है तो आप इन्वेस्ट करोगे। अगर मीडियम स्ट्रेंथ भी है और फिर भी आपको हाई इंडस्ट्री ग्रोथ नजर आता है तब भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी है और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होता है। एंड देन इन द थर्ड सेक्शन यू हैव होल्ड। व्हाई यू हैव होल्ड? क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ तो नजर आ रहा है बट आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी लो है, तो वहां पर आपको इमीडिएटली इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप पहले अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मीडियम वाले साइज पर आते हैं। मीडियम में हम क्या देखते हैं कि अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ मीडियम भी है तो भी आप या तो इन्वेस्ट करें या होल्ड करें, बट अगर आपको यहां पर मीडियम ग्रोथ है बट आपकी जो कैपेसिटी है वो लो है तो वहां पर आपको डाइवेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से फायदा नहीं होगा, यहां से पैसे निकालने में ही आपको फायदा है। आप हार्वेस्ट कर दें उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को, दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन। एंड इन द केस ऑफ लो इंडस्ट्री यूनिट, ऑब्वियसली अगर लो है तो दो सिचुएशंस में तो मैं पैसा निकालने के बारे में ही सोचूंगा, बट इन वन सिचुएशन मेरी जो यूनिट स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है तो वहां पर मैं होल्ड कर सकता हूं थोड़े टाइम के लिए, बट लंबे समय तक मैं वहां पर भी होल्ड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इंडस्ट्री में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ ही लो हो गई है तो उस सिचुएशन में जितना प्रॉफिट आप थोड़े टाइम के लिए बना सकते हैं उतना बना लें, बाद में आपको उसको भी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस जी मैट्रिक्स। So it helps in prioritizing the limited resources in order to achieve the returns. Obviously आपके जो resources होते हैं वो काफी limited होते हैं, तो आप उस limited resources को कहाँ utilize करें, कहाँ invest करें, वो ये मैट्रिक्स काफी systematic तरीके से आपको बताता है। तो it is a very big advantage for any company. सेकेंड इज बिजनेस यूनिट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आपको पता चल जाता है कौन सा बिजनेस यूनिट कितने स्ट्रेंथ पे चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री कितने ग्रोथ पे चल रही है, तो ये सारी चीजें का इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाता है।
Then identify the strategic step company needs to make improve the performance of the business portfolio. अब जो business units आपके अच्छे perform नहीं कर रहे, तो वो यहां से आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं perform कर रहे, तो आप उसको evaluate कर सकते हैं और उसके जिस वजह से वो अच्छा perform नहीं कर रहे उसको ठीक भी किया जा सकता है. Talking about the demerits or disadvantages, you need a highly trained person or experienced person or a consultant to determine the industry attractiveness. इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस या बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ को निकालना इतना आसान नहीं है. यू नीड अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स. आपको पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी देखना है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी देखनी है, आपको पेस्टल एनालिसिस भी करना है, सॉर्ट भी करना है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी जो शायद एज आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है या कोई कंसल्टेंट नहीं है तो शायद आप वो कर ना पाए, और अगर वहां एरर हो गया तो ये सारा मैट्रिक्स फेल हो जाएगा एंड यू विल बी इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस व्हिच इज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल एट ऑल. द सेकंड डिमेरिट इज वेरी कॉस्टली टू कंडक्ट. टाइम और कॉस्ट काफी लग जाता है बिकॉज आपको पहले तो इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, बिजनेस यूनिट को एनालाइज करना है, उसमें भी ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन फाइनली यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन. सो इट इज अ कॉस्टली अफेयर एंड यू नीड टाइम ऑल्सो. एक और जो इसके साथ प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सिनर्जी दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर बिजनेस यूनिट्स. कई बार क्या होता है कि एक बिजनेस यूनिट, फॉर एग्जांपल आई हैव अ बिजनेस यूनिट इन इंडिया एंड आई हैव अ बिजनेस यूनिट इन बांग्लादेश, और इन दोनों के बीच में भी कुछ अच्छी सिनर्जी है, लेकिन आप इन दोनों सिनर्जी को तो काउंट कर नहीं रहे. आप इंडिया को अलग से एनालाइज कर रहे हैं, बांग्लादेश को अलग से एनालाइज कर रहे हैं, और इन दैट सिचुएशन आप हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने में गलती कर जाएं क्योंकि आपने सिनर्जी को मेजर नहीं किया है बिटवीन द प्रोडक्ट यूनिट्स, बिटवीन द प्रोडक्ट्स और बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स. तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इस मैट्रिक्स के, बट इट इज अ गुड टूल इफ यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट और प्रायोरिटाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट. सो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन. सब्सक्राइब करने के लिए बोलना मेरा फर्ज है. अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, साइट शेयर करना, क्योंकि अगर बहुत लोग पढ़ेंगे उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है एक टीचर के लिए. सो थैंक यू सो मच. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून.